दोस्तों सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि वीडियो पे 10,000 लाइक होना चाहिए। आप लोग क्या बोलना चाहते हो, 10,000 लाइक होना चाहिए कि नहीं? सेमीकंडक्टर डिफिकल्ट लग रहा था ना, आप पार्ट 2 का इजी ट्रिक बोल रहे थे, लेकर आ गया हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एसी सर्किट। मतलब आपका सीधा सीधा 4 लेसन हो गया। अगर आप 10,000 लाइक कवर करते हो ना, तो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम मतलब कल, बाकी के 5 लेसन का भी इजी ट्रिक मिल जाएगा। दिखाता हूं, नोट्स देखो, ये देखो नोट्स देखो, ये देखो हाफ वे रेक्टिफायर, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल याद रखा है, देखो डायोड फॉरवर्ड, यहाँ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिवर्स बायस। यहाँ पे देखो आपका डायग्राम भी हमने बनाया, ये देखो इनपुट, कितना मेहनत किया है सर ने। अभी मैं आपको सर से मिलाता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं था, पर मैंने सर को काम दिया। आपको पता है कि मेरे बहुत सारे सभी के सेशन चल रहे हैं, पर सर ने इतना अच्छा पीपीटी बनाया ना। एक हार्ट अमूल सर के लिए कम से कम 2,000 कॉमेंट, प्लीज 2,000 कमेंट आ जाना चाहिए दोस्तों फटाफट, कि कल आपको और इजी ट्रिक का वीडियो दे। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये देखो सर ने इतना अच्छा लिखा है। देखो फोटो डायोड, अगर किसी बच्चे को याद रखना है बस एक, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सभी के अंदर आपको पीएन जंक्शन लिखना है। सर खुद आपको बताएंगे। ये देखो यहाँ पे इसका सिंबल सर ने लिया है, और ऑलरेडी सर को 15 साल हो गया है दोस्तों पढ़ाते हुए। ये देखो पेपर चेक करना सब कुछ सर ने किया है, तो यहाँ पे सर को पता है कितने पॉइंट्स की जरूरत है। देखो स्ट्रक्चर आप बुक में जाके देखो, तो ये मैं दिखा रहा हूं। साथ में एक और चीज बता रहा हूं, साथ में देखो कहीं कहीं पे, जैसे अभी देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया, इसमें रेडिएशन की, यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत है, रेडिएशन बोल रहा हूँ, डेरिवेशन की जरूरत है। सर ने इसके लिए ब्लैंक रखा है, यहाँ पे आपको बताएंगे कि डेरिवेशन कैसे कवर करना है। 2,000 कमेंट, 10,000 लाइक। यस अमूल सर आइए। सबसे पहले अमूल सर आपको बहुत ही थैंक्स कि आपने इतना अच्छा महाराष्ट्र लेवल पे कंटेंट बनाया। तो कैसे सर, इतना आपने इतना बहुत मेहनत लगा होगा। बच्चों का प्यार बहुत है, बच्चों को सीखना है हमसे। देखो दोस्तों, इसलिए 2,000 देखो कोई टीचर्स, ये देखो इसमें ये बस आप जो प्यार करोगे ना कमेंट में, बस एक टीचर को वही अच्छा लगता है। फटाफट अब देखो सर रिकॉर्डिंग करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर है। तो सर ऑल द बेस्ट, थैंक यू एकदम सर। जोरदार तरीके से। Yes. इसका अगर जो मैंने टारगेट दिया है, अगर आप कंप्लीट कर दोगे, तो इसका पीडीएफ प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे दे दूंगा। 10,000 लाइक, 2,000 कमेंट, अमूल सर से रिलेटेड 2,000 कमेंट। यस सर, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं भी अगला लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है? और सर बहुत सारा न्यूमेरिकल ये सब का, पार्ट 2 का जो डर है ना सर, खत्म कर देंगे। ओके, चलो। तो चलो आज फिजिक्स 2 का इजी ट्रिक हम 4 चैप्टर लेने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एसी सर्किट। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यही आज हमें देखना है कि कौन से हम टॉपिक करके इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आते हैं पहला, हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों ने पहले पहले पढ़ लिया है। अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमारा पहला चैप्टर, उसमें आपको जो हर बार क्वेश्चन आता है, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, इसमें से एक हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर पूछा ही जाता है। हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर पूछा ही जाता है। अब पहले तो पूछा जाता है रेक्टिफायर क्या है, तो सिंपली एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज जो सर्किट कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। एसी टू डीसी कन्वर्जन करने वाला सर्किट रेक्टिफायर। अब वो हाफ वेव होगा या फुल वेव होगा, ठीक है। दोनों के इजी इजी पॉइंट देख लेते हैं, देख तो फटाफट से। हाफ वेव रेक्टिफायर, आपने डायग्राम ड्रॉ किया, आपके मार्क्स आ गए। आपने वेव फॉर्म ड्रॉ किया, आपके मार्क्स आ गए। किसी को अगर दिक्कत है लिखने में, याद नहीं आ रहा है, तो डायग्राम करके जाओ। एटलीस्ट ये तो डायग्राम वेव का तो ड्रॉ करके आ जाओ, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाला डायग्राम है। अब देखो इसमें याद क्या रखना है, अगर आप डायग्राम को देखोगे, डायग्राम को अच्छी तरीके से देखो। अगर कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसमें प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये आप डायग्राम से दिख सकते हैं। इसमें एक डायोड लगाया हुआ है, एंड आरएल है। अब जैसे ही पॉजिटिव साइकिल ऑन होगा, पहले क्या आएगा, पॉजिटिव साइकिल, तो हमारा ए पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा और डायोड डी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और आपको पता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट पास होता है, तो करंट पास होना स्टार्ट होगा। देन जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ए पॉइंट हमारा निगेटिव हो जाएगा। सो फॉर निगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बायस में काम करेगा। रिवर्स बायस में हमें पता है करंट फ्लो ही नहीं करता, मींस इट इज वर्क एज अ ओपन स्विच, इसमें से करंट नहीं पास करेगा, नो करंट पास थ्रू द सर्किट। सो डायोड क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, वही लिखना है।
डायोड कंडक्ट्स ओनली इन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा वेव ये रेक्टिफाई नहीं करता, सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है। बस लिख दिया, 2 पॉइंट या 2 मार्क्स आपके पास आ गए, या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स आपके पास डायरेक्टली आ गए, इतने से पॉइंट लिख के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखो छोटा सा नोट्स बनाया है, फुल वेव रेक्टिफायर डायग्राम देखोगे आप, फुल वेव रेक्टिफायर का बुक में भी है, कुछ बुक्स में इस आधा डायग्राम दिया गया है, तो ध्यान से बच्चों, कुछ बुक में आधा डायग्राम दिया गया है, तो आधा डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम, ठीक है, सर ने पहले ही बता दिया है नोट्स कहां मिलेंगे, तो याद रखो पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इसमें 2 डायोड है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारा डायोड D1 पॉजिटिव हो जाए, D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो D1 से करंट पास करेगा, D1 से करंट पास करेगा, ठीक है। एंड देन निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा D2 सेकेंड डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो वहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करता है, तो दोनों हाफ साइकिल कंडक्शन होता है, दोनों हाफ साइकिल में कंडक्शन होता है। देखो यहां पॉजिटिव में D1 कंडक्ट करेगा, निगेटिव में D2 कंडक्ट करेगा, तो पूरा का पूरा वेव रेक्टिफाई हो जाएगा, पूरा का पूरा वेव रेक्टिफाई हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहता है, इसे क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इन बोथ द साइकिल, दोनों साइकिल में करंट फ्लो करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इजीली आपको अच्छे से मार्क्स इसमें आ जाएंगे, दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछे गए। देन जीनर डायोड। अब स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड में 4 हमें सीखने होते हैं, ओके। जीनर डायोड होता है, उसके बाद होता है फोटो डायोड, देन फोटो सेल होता है, ओके। तो हर एक जो भी हमारे स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड है उसमें पीएन जंक्शन याद रखना है, पीएन जंक्शन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आते हैं हम जीनर डायोड पे। कुछ नहीं आ रहा है सिंबल ड्रॉ कर दो, कुछ नहीं आ रहा है सिंबल ड्रॉ कर दो, सिंबल के लिए अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। आईवी कैरेक्टर्स पूछा है, ये ग्राफ ड्रॉ कर दो, इजी ग्राफ है, ठीक है। जीनर डायोड को बहुत लोगों को प्रैक्टिकल में हो चुका है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो जीनर डायोड में आपको क्या लिखना है, पहला सेंटेंस, जीनर डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन को याद रखना है, कौन से रीजन में एक्ट होता है, ये ब्रेक डाउन रीजन में, और ये रिवर्स बायस में हम वर्क करते हैं, इसको किसमें वर्क करते हैं, रिवर्स बायस में। तो ये पॉइंट याद रखना है, इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस में वर्क करेगा और ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करेगा। अब इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला तो अगर हम फॉरवर्ड बायस में इसे यूज करते हैं तो नॉर्मल डायोड जैसे ही चलेगा, नॉर्मल डायोड जैसा ही ग्राफ यहां दिया गया है। रिवर्स बायस यहां है, रिवर्स बायस हमारा यहां दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स बायस में वर्क करते हैं, तो अगर हम रिवर्स बायस में वर्क करते हैं क्या होता है, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए, और उसके वजह से लार्ज करंट फ्लो होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और उसकी वजह से लार्ज करंट फ्लो होगा, और इस वोल्टेज को कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। बस इतना ही आपको लिखना है। देन उसके बाद आता है फोटो डायोड। कॉमन आपको एक मैंने वर्ड कहा था लिखना है, यहां क्या लिखना है, फोटो डायोड भी क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, सब में ये सेंटेंस कॉमन है। सो फोटो डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या करता है, फोटो डायोड का काम क्या है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका सिंबल आपको दिया गया है, इसका सिंबल आपको दिया गया है, एनोड कैथोड, और ये सिंबल आपको ड्रॉ करना है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे ही फोटो डायोड के ऊपर लाइट गिरेगी, फोटो डायोड इज नॉट इल्यूमिनेटेड। पहले हम देखते कि अगर लाइट नहीं गिरा फिर भी क्या होता है, इसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। किसकी वजह से, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर सबको पता है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी होते हैं, ये याद रखना है।
पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। अब जब इसके ऊपर लाइट गिरेगा, पी एन जंक्शन इज इल्यूमिनेटेड, इसके ऊपर लाइट गिर गया, क्या हो जाएगा, जैसे ही लाइट डिप्लेशन रीजन पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होगा, ये पॉइंट याद रखना है। देन इलेक्ट्रॉन होल्स सेपरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स सेपरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनोड एंड होल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैथोड, एंड उसकी वजह से ज्यादा कैरियर अवेलेबल हो जाएंगे, एंड रिवर्स करंट इज इंक्रीज, और रिवर्स डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होता है। सिंपल पॉइंट कहां है, क्या होगा, जब इसको इल्यूमिनेट नहीं किया है, मींस लाइट नहीं गिरता है इसके ऊपर, तब भी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है। जब लाइट गिरेगा पीएन जंक्शन पे तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाएंगे, होल्स एक तरफ जाएंगे, मींस सेपरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनोड एंड होल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैथोड, और रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने, इतने पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन पूछा इसका तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है। पी रीजन, एन रीजन, इसके ऊपर सिलिकॉन कोटिंग होता है, ग्लास का कोटिंग यहां लगा होता है, तो ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना होगा। और ये वर्किंग के लिए डायग्राम है, किसके लिए, वर्किंग, अगर आपको वर्किंग पूछा तो ये वर्किंग के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, वर्किंग के लिए ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर कंस्ट्रक्शन पूछा तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड। 2 या 3 एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं, बहुत छोटे छोटे एडवांटेजेस है। क्विक रिस्पॉन्स, जैसे ही लाइट गिरेगा, जैसे ही लाइट गिरेगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट, तो ये क्विक रिस्पॉन्स करता है। देन लीनियर रिस्पॉन्स, जितना लाइट ज्यादा उतना करंट ज्यादा, उतना करंट ज्यादा, तो लीनियर। देन हाई स्पीड ऑपरेशन, तुरंत ऑपरेशन करता है, जैसे ही लाइट गिरता है स्पीडली, हाई स्पीड, टाइम डिले नहीं होता। देन लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज, ये जो इजी है, और लो कॉस्ट, ये तो बहुत इजी है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट आपको याद आए वो लिख सकते हो। देन इसका डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लो रिवर्स करंट फ्रॉम लो इल्यूमिनेशन, अगर लाइट कम है तो करंट भी बहुत कम होगा, करंट भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसका यूज कहां होता है, काउंटर और स्विचेस, पॉइंट याद रखने, अलार्म सिस्टम में यूज होता है। देन विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, फास्ट स्विचिंग, फास्ट ऑन ऑफ करने के लिए, हाई स्पीड ऑपरेशन में इसका यूज होता है। देन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, और फोटो सेंसर या डिटेक्टर में इसका यूज होता है। कोई भी 3 आप अच्छे से याद रख लो, काउंटर स्विचेस, अलार्म और सेंसर में इसका यूज होता है। तो ये आपका फोटो डायोड यहां खत्म होता है। उसके बाद सोलार सेल, सोलार सेल भी क्या है, पीएन जंक्शन है, मैंने कहा था पीएन जंक्शन वर्ड को अच्छे से दिमाग में फिट करके रखो, तो आ गया पीएन जंक्शन, तो ये पॉइंट आप सभी में लिख सकते हो। देखो सोलार सेल, सोलार सेल को कहा जाता है फोटोवोल्टाइक डिवाइस, क्या है ये, फोटोवोल्टाइक डिवाइस, ये भी कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है, याद रखो। फोटो सेल के लिए क्या, फोटोवोल्टाइक सेल भी, ये सेकंड नाम भी यूज किया जाता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन किसमें करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां देखो डायग्राम मैंने आपको दिया गया है, डायग्राम ड्रॉ करके आ जाओ, डायग्राम के मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर स्ट्रक्चर पूछा है। यहाँ पी साइड है, ये एन साइड है, यहाँ हमने फ्रंट कॉन्टेक्ट लिखा है, रेयर कॉन्टेक्ट लिखा है, और ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, ये क्या है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, और यहां से सनलाइट इसके ऊपर गिर रहा है, सनलाइट इसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन, किससे बनाई है, पीएन जंक्शन से बना है। एन साइड, एन साइड हमारा सोलर रेडिएशन को फेस करता है, सो एन साइड फेस द सोलर रेडिएशन, पी साइड बैक ऑफ द सोलर सेल, तो ये बैक साइड में है, पीछे है पी साइड। पी एंड एन साइड कोटेड विद अ कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों को कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किया है, ऊपर भी कंडक्टिंग मटेरियल है, नीचे भी कंडक्टिंग मटेरियल है। एन साइड कोटेड विद द एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, एन साइड को हमने एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाया है, क्योंकि जो डिजायर लाइट है, विजिबल लाइट है, वही अंदर जाना चाहिए, बाकी लाइट अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमने यहां लगाया है। देन कोटिंग क्या करता है, अब इस कोटिंग का काम भी क्या है, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट देना,
तो दो कांटेक्ट भी ऑलरेडी है और ये भी कोटिंग भी हमें इलेक्ट्रिक कांटेक्ट देता है। सो पी साइड के कांटेक्ट को कहा जाता है फ्रंट कांटेक्ट एंड पी एन साइड के कांटेक्ट को कहा जाता है फ्रंट कांटेक्ट एंड पी साइड के कांटेक्ट को कहा जाता है बैक कांटेक्ट और अ रेयर कांटेक्ट। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। तो ये डायग्राम लिख दिया, इसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट आपने लिख दिए, जितने हमने हाईलाइट किए उस हिसाब से आपने पॉइंट अपने हिसाब से लिख दिए, फिर भी आपको अच्छे से मार्क्स स्ट्रक्चर का मिल जाएगा। नेक्स्ट, वर्किंग कैसे होता है। सिंपल 4 स्टेप में मैंने आपको वर्किंग दिया है, 4 स्टेप में आपको वर्किंग दिया है कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग के लिए हमारा डायग्राम है, देखो वर्किंग के लिए ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। रेयर कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट, पी टाइप और एन टाइप। क्या होता है, पहला व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल, जैसे ही सोलर सेल पे लाइट गिरेगा पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेटेड। तो डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड, देन वंस अगेन इलेक्ट्रॉन एंड होल सेपरेट हो जाएंगे, ओके, कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ। देन जनरेटेड, अब जैसे ही कैरियर सेपरेट हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, तो क्या होगा, जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, एक जगह निगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, वोल्टेज। सेल में आपने देखा होगा एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ निगेटिव टर्मिनल, वैसे ही यहां वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। एंड दस पावर डेसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हम बाहर से किसी भी एपरेटस को कनेक्ट करेंगे या लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इतने 4 इजी स्टेप दिए गए हैं इसके वर्किंग के, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम के साथ आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया तो आराम से आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, जैसे ही लाइट गिरेगा डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर सेपरेट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। देन इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर सेपरेट हो जाएंगे, एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ चले जाएंगे, कैथोड और एनोड की तरफ चले जाएंगे। देन उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। और वोल्टेज डेवलप होने के बाद जो भी पावर जनरेट हुआ है वो पावर हम लोड से करंट पास करके उस पावर का यूटिलाइज करेंगे। 4 स्टेप में आपको वर्किंग दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इतने पॉइंट अगर आप कर लोगे तो अच्छे से मार्क्स आपको आ गए, ठीक है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सोलर सेल का यूज कहाँ होता है, तो सबको पता है बैटरी चार्ज करने के लिए यूज होता है। तो सुबह हम बैटरी चार्ज करते हैं धूप में और रात को उसका यूज करते हैं। देन यूजफुल इन रिमोट प्लेसेस, बहुत दूर दूर की जगह पे इसका यूज होता है। छोटे छोटे कैलकुलेटर में भी इसका यूज होता है। तो छोटे से छोटे कैलकुलेटर से लेके सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन तक इसका यूज होता है, क्योंकि वहां तक तो वायर नहीं भेज सकते सैटेलाइट को, या फिर स्पेस स्टेशन को वायर नहीं लगा नहीं सकते वायर वहां तक। तो हम क्या यूज करते हैं, सोलर सेल, देखा होगा आपने। देन कैलकुलेटर, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, वहां हम सोलर सेल का यूज करते हैं। देन ट्रैफिक सिग्नल या स्ट्रीट लाइट, जिसके ऊपर हमने सोलर सेल का यूज किया गया है। देन कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज होता है। देन अगर हमें सोलर रेडिएशन मेजर करना है तो लक्स मीटर में हम सोलर सेल लगाते हैं। तो लक्स मीटर क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है, कितना लाइट ज्यादा है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आप 2-3 लिख सकते हो अगर यूजेस आ गए। तो सोलर सेल भी हमने यहां फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड का देखो सिंबल यहां दिया गया है। सिंबल, हर एक का सिंबल आप अच्छे से करके ही रखो, क्योंकि सिंबल भी ड्रॉ किया फिर भी आपको हाफ मार्क्स दे सकते हैं हम, सिंबल से भी आपको हाफ मार्क्स दे सकते, तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको डायग्राम दिया गया है, ओके, अच्छे से इसका भी आप प्रैक्टिस कर लो या फिर अपने हिसाब से इस डायग्राम को इजीली भी ड्रॉ कर सकते हो। ये समझ में आ गया। देन अब आते हैं एलईडी। एलईडी के ऊपर क्या पॉइंट लिखना है आपने, अ डायोड विच इमिट्स द लाइट व्हेन लार्ज फॉरवर्ड करंट पास थ्रू इट। तो ये फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, किसमें यूज होता है, फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे इसमें से लाइट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एन रीजन हेवीली डोप होता है। एन रीजन क्या होता है, हेवीली डोप होता है। इट इज अ पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन है और इसको हमने डोम शेप के केस में, ट्रांसपेरेंट शेप में इसको अंदर रखा हुआ है। सो पीएन जंक्शन इज इन केस इन द डोम शेप ट्रांसपेरेंट केस। देन अब इसको इसमें क्यों रखा है, क्योंकि लाइट यूनिफॉर्म आए। देन मेटल इलेक्ट्रोड, इसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड है कांटेक्ट के लिए।
एनोड थोड़ा लंबा होता है और कैथोड थोड़ा छोटा होता है। बस ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। देन आप ये इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये आप डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हो, इपॉक्सी लेंस, वायर बॉन्ड और रिफ्लेक्टिंग कैविटी। देन अब सिर्फ 2 टर्मिनल वाला ही एलईडी होता है? नहीं। 2 पिन वाला होता है? नहीं। 3, 4, 6 पिन वाले भी अवेलेबल होते हैं एलईडी पैक। मल्टी कलर में भी अवेलेबल होता है, आपने देखा होगा ये मल्टी कलर में भी अवेलेबल होता है। तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेन बेसिक पॉइंट्स है इसका कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्किंग, वर्किंग इसका भी बहुत ही इजी है। क्या होगा? द इमिशन ऑफ लाइट कब होगा? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर यहां रिकंबाइन होंगे। इसमें याद रखना, लाइट बाहर जा रहा है, लाइट क्या है, बाहर जा रहा है, तो लाइट आएगा कहां? जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो जाएंगे तो जो भी एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? बाहर निकल के आएगी, वो लाइट के फॉर्म में आएगी। तो सिंपल देखो, वही पॉइंट मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर रिकंबाइन, डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड रिकंबाइन विद द होल्स विद द वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे और अपनी एक्सेस एनर्जी बाहर छोड़ देंगे। ओके, एंड रिलीज द सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस अ फोटोन। तो फोटोन इसमें से बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये समझ में आ गया? बस इतना ही आपको वर्किंग लिखना है। शॉर्ट में वर्किंग दिया है, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकंबाइन, रिकंबाइन की वजह से एक्सेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन बाहर चली जाएगी। बस इतना ही लिखना है। दैट एडवांटेजेस कहां कहां यूज होगा? एलईडी बहुत जगह आपने देखा होगा एलईडी। अब तो मोबाइल में भी एलईडी, हर जगह एलईडी, आपके घर में भी एलईडी लाइट है, तो आप लिख सकते हो एनर्जी एफिशिएंट। इसके एडवांटेज क्या है? क्यों यूज किया जाता है? एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी बच जाता है। देन लॉन्ग लाइफ, वारंटी गारंटी देते हैं ना आपको, इस बल्ब पे सर 1 साल की वारंटी है, 2 साल की, क्यों देते हैं? क्योंकि लॉन्ग लाइफ है, बहुत बहुत देर तक चलता है। ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड, ऑन किया तुरंत ऑन हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। तो वार्म अप पीरियड इसमें नहीं लगता, वार्म अप पीरियड इसमें नहीं लगता। देन एक्सेलेंट कलर रेंज, मींस इसका बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल है। देन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और इसका ब्राइटनेस हम और कलर हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस और कलर इसका हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेज देखो क्या कहा है? ब्लू लाइट जो होता है, ब्लू लाइट वो थोड़ा सा हजार्डस होता है। वो क्या होता है? थोड़ा सा हजार्डस होता है। देन वोल्टेज सेंसिटिव, हाई इनिशियल कॉस्ट, थोड़ा महंगा होता है, इनिशियली कॉस्ट जरा ज्यादा होता है। ठीक है, बस इतने ही डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब सर इसमें तो बहुत सारे टॉपिक है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप देखोगे अल्फा और बीटा पे। किस पे पूछा गया? अल्फा और बीटा पे। थोड़ा थोड़ा बायपोलर जंक्शन के बारे में आपको बता देता हूं। 2 टाइप के होते हैं, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। कौन सा होता है? एनपीएन एंड पीएनपी। देन इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, इमिटर हेवीली डोप होता है, बेस लाइट डोप होता है, और कलेक्टर थोड़ा सा बड़ा होता है और क्या होता है? मॉडरेट डोपिंग होता है। इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग या सबसे ज्यादा इंप्योरिटी किसमें होती है? इमिटर में होती है। बेस में कम इंप्योरिटी होती है और कलेक्टर में ज्यादा डोपिंग, मींस इंप्योरिटी थोड़ा सा मॉडरेट होता है। कलेक्टर सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें से हीट भी हमें डेसिपेट करना है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन हमें क्या पूछा जाता है इसमें? मेन क्वेश्चन हमें क्या पूछा जाता है? अल्फा बीटा का रिलेशन, अल्फा डीसी और बीटा डीसी का रिलेशन हमें पूछा जाता है। तो आते हैं रिलेशन पे। तो देखो हमने कॉमन सी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है। तो यहां से जब करंट पास होगा, अब आपको कितना लिखना है वो मैं बताता हूं। आपको लिखना है सिर्फ टोटल आई करंट। जैसे ही इमिटर का करंट पास करेगा, इमिटर करंट 2 करंट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। ये आपको याद रखना है। देन अल्फा एंड बीटा डीसी, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी, इसका डेफिनेशन है। सो नाउ बीटा डीसी कैसे कहते हैं? बीटा डीसी, तो सिंपली आपको बीटा मींस
IB याद रखना है। क्या याद रखना है? IB याद रखना है। तो आप कैसे लिखोगे? IC डिवाइडेड बाय IB, इसे हम क्या कहते हैं? बीटा डीसी। इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा डीसी किसे कहते हैं? एंड अल्फा डीसी इज इक्वल, अब बचा क्या है हमारे पास? IE। ओके, सो IC divided by IE, so it is a ratio of collector current to the emitter current। तो जहां भी बीटा है तो डिवाइड में IB लिख देना है, बीटा से याद रखेगा IB, और यहां अल्फा है तो बचा कौन सा? इमिटर करंट, तो इमिटर से डिवाइड कर देना है। सो बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर टू बेस करंट और अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर टू इमिटर करंट। बस अब इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है, इन दोनों में क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय IC, IC से डिवाइड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? हम IC से डिवाइड कर देंगे। तो यहां हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय IC। सो IC से डिवाइड कर दो, क्या होगा? IE डिवाइड बाय IC इज इक्वल टू IC डिवाइड बाय IC 1 प्लस IB डिवाइडेड बाय IC। अब देखो डेफिनेशन देखो, IC बाय I अल्फा है और IB बाय IC बीटा, मीन्स रेसिप्रोकल है। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे इसको? IC बाय IE, तो ये होगा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा। कंपेयर करो, देन अब इसको हम 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कॉमन ले लो बीटा, तो ये आएगा बीटा प्लस 1 एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ये आ गया एक रिलेशन, ये आ गया हमारा एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन वंस अगेन यहां से ही फाइंड करते हैं। सो देखो ये इक्वेशन हम 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा, 1 को यहां भेज दो। सो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। देन सॉल्व करो, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इजीली आ गया। तो ये दो रिलेशन आपको पूछे जाते हैं, ये दो रिलेशन अल्फा और बीटा के ऊपर, ये दो रिलेशन आपको पूछे जाते हैं। तो बस इतने यहां से स्टार्ट करना है, अल्फा बीटा क्या है वो लिखना है एंड देन इसको डिवाइड करना है IC से, बस आपके दोनों इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, लॉजिक गेट। इस चैप्टर में आपको क्या पूछा गया? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉजिक गेट के ऊपर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको क्या है? ये डायग्राम याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है और ट्रूथ टेबल को याद रखना है। तो देखो अच्छे से दिया गया है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है A इंटू B, तो आराम से आप इस टेबल को याद रख सकते हो, अच्छे से याद रख सकते हो। कितने गेट है? सिर्फ 6 गेट है। 6 गेट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, 6 गेट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर और एक्सॉर। तो इसके आपको छोटे छोटे डायग्राम करने हैं, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। देन आपको ट्रूथ टेबल में A और B तो सेम है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो याद रहेगा, 0 0 1 1 0 1 0 1 सब में सेम है। सिर्फ नॉट गेट में आपको 0 और 1 यही दिया जाता है। तो ये हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस का चैप्टर था वो यहाँ फिनिश होता है। इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ये भी बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें भी अगर आप टैली करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर उतना भी स्टडी करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपको
बहुत बेनिफिट होता है। तो देखते कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे जल्दी सॉल्व किया, याद कैसे रखा जाता है। सो देखो बोर एटॉमिक मॉडल बहुत बार पूछा गया है, बाकी कुछ नहीं पूछा है, थॉमसन नहीं, रुदरफोर्ड नहीं, डायरेक्टली पूछा गया है आपको बोर एटॉमिक मॉडल। इसके तीनों पोस्टुलेट पूछे जाते हैं या फिर 2 पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आया तो 2 पोस्टुलेट, 3 मार्क्स के लिए आया तो 3 पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट तो बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और कोई भी चीज अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते है तो उसके लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। तो यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है एक्ट हो रहा है यहाँ, तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा mv²r, ये कौन काम कर रहा है, कूलोम फोर्स। सो कूलोम फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 ZE²/r²। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, पहले के लिए ये फॉर्मूला। सेकेंड हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए क्या है, कंडीशन है। अगर उसको ऑर्बिट में घूमना है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। क्या कंडीशन है, द इलेक्ट्रॉन, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट of an electron can be only take a certain fixed value such that the angular momentum of the electron in this orbit is integral multiple of h/2 pi, h/2 pi। तो ये याद रखना है आपको, h/2 pi। ठीक है, तो यहां अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम L दैट इज mvr इज इक्वल टू सर्टन फिक्स वैल्यू NH/2 पाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये सेकंड पोस्टुलेट का फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। देन थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है। ओके, तो अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर सकता है और देन वो क्या कर सकता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां अब हम लिखते हैं वो फॉर्मूला। तो m हमारा हायर ऑर्बिट है और n हमारा लोअर ऑर्बिट है। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर दिया और जो भी एक्सेस एनर्जी थी वो छोड़ दी। बस 3 फॉर्मूला 3 पोस्टुलेट, 3 फॉर्मूला 3 पोस्टुलेट। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों का अच्छे से याद रख लो, आपको डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सर ये क्वेश्चन तो याद ही नहीं रहता। तो ये क्वेश्चन याद रखने के लिए हमें सिर्फ इस पोस्टुलेट का यूज करना है, 2 पोस्टुलेट का यूज करना है, वो फर्स्ट एंड सेकंड। बस इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सो रेडियस फाइंड करने के लिए हम पहले यूज करेंगे सेकंड पोस्टुलेट। हम पहले क्या यूज करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट। तो मैं डायरेक्टली आपको स्टेप बताता हूं, ज्यादा थेरोटिकल पार्ट में नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिखूंगा आपको। तो सेकंड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट कहता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। तो यहां से हम इस इक्वेशन से हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें रेडियस निकालना है तो हम वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वेलोसिटी, इसमें से आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू NH 2πme और ये Rn, इसको याद रखना, इक्वेशन 1। सो सेकेंड पोस्टुलेट से हमने वेलोसिटी निकाल ली, क्या निकाल ली, वेलोसिटी। देन यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट, यूजिंग बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, अभी अभी सर आपने पढ़ाया, पहला पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिख दो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है, mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय RN²। तो यहां से RN कैंसिल हो जाएगा,
आर एन कैंसिल हो जाएगा, और ये v का वैल्यू इसमें पुट कर दो, v का वैल्यू पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, एम ई स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। वंस अगेन यहां से एक आर एन कट हो गया, देन एम ई यहां से एम ई स्क्वायर से कट हो गया, यहां से 4 कट हो गया, ये पाई कट हो गया, ठीक है। तो बचे हुए टर्म हम लिख देते हैं, यहां क्या बचा है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई आर एन इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 और ऊपर जेड ई स्क्वायर। तो आर एन का वैल्यू निकालना है, तो आर एन का वैल्यू उस तरफ लेके जाओ, आर एन उस तरफ लेके जाओ, देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू, आर एन इस तरफ आ गया, बाकी टर्म इस तरफ आ जाएंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय ये आ गया पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ये आ गया हमारा आर एन का वैल्यू। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपली समझ में आ गया। सेकंड पोस्टुलेट का v का वैल्यू निकालो, फर्स्ट पोस्टुलेट के फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, टर्म कैंसिल कर दो और आर एन का वैल्यू आ जाएगा, और आर एन का वैल्यू आपका आ जाएगा, इजी है। देन इसके बाद आपको Vn का वैल्यू भी निकालना होता है, लेकिन Vn का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर भी सेम डेरिवेशन है। देन नेक्स्ट जो आपको डेरिवेशन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको एनर्जी के ऊपर, लेकिन एनर्जी निकालने के लिए आपको Rn के साथ साथ Vn का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो Vn का वैल्यू बुक में दिया गया, उसको अच्छे से लर्न कर लो, Rn का वैल्यू तो डेरिवेशन से आपको मिल जाएगा, उसको भी अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इस चैप्टर के लिए Rn और Vn ये दोनों फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला आपको दिया है, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, सो Vn का वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, क्या आता है नोट करके। Vn भी आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ ZE, आपको याद रखना है। तो ये होता है ZE स्क्वायर, ZE स्क्वायर देन 2NH एप्सिलॉन 0, ये Vn का वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है। ZE स्क्वायर 2H एप्सिलॉन 0, 2NH एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट आते हैं हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको Vn का वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी शॉर्ट मेथड बता देता हूं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली डायरेक्टली लिख दो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता है, हाफ mvn स्क्वायर, यहां हम लिखेंगे यहां MEVn स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, वंस अगेन पोटेंशियल एनर्जी मींस नथिंग बट वर्क डन। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा है ये ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ε0 Rn। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती है, याद रखो पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है, निगेटिव में, तो आपको निगेटिव याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सो हाफ mv स्क्वायर एंड सेकेंड ZE स्क्वायर बाय 4ε0 Rn। अब आपके पास Rn का फॉर्मूला और Vn का फॉर्मूला है, तो हियर Rn इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया, देखो Rn का फॉर्मूला हमने फाइंड किया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई me ZE स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0
पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। और वी एन का वैल्यू मैंने लिख के दिया आपको, वी एन का वैल्यू जेड ई स्क्वायर 2 NH इप्सिलॉन 0, जेड ई स्क्वायर 2 NH इप्सिलॉन 0। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। देयरफॉर ई एन इज इक्वल टू क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू 1/2 ME। देखो वी एन का स्क्वायर, वी एन का स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये आ गया। देन यहां हम आर एन का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस साइन आ गया, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, आर एन का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। ठीक है, वापस थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं आपको पता चले इसके लिए। माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, आर एन का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। तो ये यहां देखो पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। और अब दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, देखो यहां ई एन इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 क्या होगा 8 एम ई जेड स्क्वायर इप्सिलॉन ई रेस टू 4, एम ई जेड ई रेस टू 4, देन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। यहां भी पाई पाई कैंसिल हो गया, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, एम ई जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर ई रेस टू 4, तो यहां होगा हमारा एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब सर हमें याद कैसे रहेगा, बहुत डिफिकल्ट टर्म है सर, बहुत डिफिकल्ट टर्म है। तो देखो आपको इस टर्म को ये दोनों पुट करने के बाद, ये दोनों पुट करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा सेम आंसर यहां आना चाहिए। देखो एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 स्क्वायर, दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन पहले 8 होना चाहिए और दूसरा 4 होना चाहिए। तो अगर हम यहां से 4 को कॉमन ले ले तो क्या होगा, एम ई जेड स्क्वायर ई स्क्वायर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 4 निकल गया, हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा देयरफॉर माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0, लेकिन माइनस आएगा। देखो वंस अगेन सेम डेरिवेशन, सिर्फ माइनस आ गया, तो ये हो गया हमारा एनर्जी का डेरिवेशन, ये आ गया हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछा गया तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको पूछा गया है थर्ड पोस्टुलेट से आपको फाइंड आउट करना होता है लैम्बडा। क्या फाइंड करना होता है, लैम्बडा वाला फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। यूजिंग थर्ड पोस्टुलेट आपको लैम्बडा वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है। सो वेवलेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ, तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तो कितना वेवलेंथ हमारा, कितने वेवलेंथ का वेव बनेगा, तो आपको ये फॉर्मूला अभी याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। देखो इसमें सारे फॉर्मूले इंटरलिंक है तो आपको लास्ट वाला डेरिवेशन याद रखना ही पड़ता है। तो यहां देखो हम थर्ड पोस्टुलेट एम ऑर्बिट से एन ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू ई एम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो एम ऑर्बिट से एन ऑर्बिट पे जंप कर दिया तो एच न्यू इतनी एनर्जी रिलीज होगी, एच न्यू इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला देखो एम ई जेड
स्क्वायर ई रेस टू 4 8n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0। तो यहां हम लिखते हैं एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4, ओके, और यहां हमारा माइनस साइन है, यहां हमारा माइनस साइन है, देन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0, ओके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 स्क्वायर, और यहां हमारा 8, यहां 8। देखो mth ऑर्बिट है, mth ऑर्बिट के लिए यहां n नहीं यूज कर सकते, तो ये सबको याद रखना है। m के लिए यहां m आएगा, क्या आएगा, m आएगा, तो यहां आएगा 8m, बस इतना चेंज आपको याद रखना है। यहां क्या आएगा, m आएगा, तो हमें यहां m स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस, अब en के लिए माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4, सेम फॉर्मूला 8, लेकिन m की जगह क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब सारे जो टर्म है यहां है हमारा h न्यू। अब टर्म को कॉमन ले लो, यहां से टर्म से कॉमन ले लो, कौन से टर्म कॉमन आएंगे, देखो ये निगेटिव है, तो यहां से टर्म कॉमन आ जाएंगे, एम ई जेड स्क्वायर इप्सिलॉन ई रेस टू 4 देन 8 हमारा m स्क्वायर बाहर नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, बचा हुआ ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, कॉमन टर्म बाहर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब यहां से h को यहां भेज दो, सो न्यू इज इक्वल टू एम ई जेड स्क्वेयर ई रेस टू 4 8 h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये कॉमन रह गया। अब देखो n पॉजिटिव है तो आगे ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है, निगेटिव पीछे चला गया। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नाउ c इज इक्वल टू हमें पता है न्यू लैम्बडा, एंड देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, देयरफॉर c बाय लैम्बडा इज इक्वल टू m e z स्क्वायर e रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, 1 अपॉन m स्क्वायर। अब c को इस तरफ ले लो तो क्या होगा, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8, c यहां आ गया, h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। अब यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, रेडबर्ग कांस्टेंट, ओके, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा आर एच जिसे कहा जाता है या आर कहा जाता है, ये कांस्टेंट आ जाएगा, एंड 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला बताते हैं। अगर इस फॉर्मूला को आप यूज करते तो आपको अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसका नाम आपने दिया है लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड। तो ये आपको पता है लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, तो अब इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो लाइमन बाल्मर पाश्चन वाला डायग्राम आपको बुक में दिया गया है, वहां जरूर देखो आप, तो इस फॉर्मूला के ऊपर वो डायग्राम आता है। देन आता है लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल के लिमिटेशन क्या है। सो शॉर्ट में मैंने आपको दिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, आराम से 3 ही पॉइंट है, अच्छे से लिख सकते हो। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रा आपने लाइमन बाल्मर वाला दिया है, तो लाइन स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कौन सा नहीं,
हाइड्रोजन का तो ये एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, बाकी जो है उनके लिए जो लाइन स्पेक्ट्रा आता है वो अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इवन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कभी कभी दो लाइंस आती है, एक के साथ दो लाइन, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। एक लाइन पॉइंट आपको लिखना है, द इंटेंसिटी ऑफ इमिशन लाइन सीम टू बी डिफरेंट फ्रॉम लाइन टू लाइन। अब इंटेंसिटी के बारे में बोर ने कुछ नहीं कहा, जो भी हमें इंटेंसिटी मिल रही है, लाइट जो भी इमिट हो रही है या जो भी लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, उसके लाइन की इंटेंसिटी हमें नहीं पता, वो लाइट की इंटेंसिटी हमें नहीं पता। सो इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है। देन सेकेंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। कहां से आया, उसका मींस कहां से लेके आया है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। सो थ्योरेटिकल साइड दिस मॉडल वाज नॉट एंटायरली सेटिस्फैक्टरी, इट इज arbitrary assumption of orbit following particular condition। को ऑर्बिट को पर्टिकुलर कंडीशन क्यों फॉलो करना है, इसके बारे में बोर ने कुछ नहीं बताया कि वही कंडीशन क्यों, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई Q, ये बोर ने नहीं बताया। तो 3 इसकी डिफिकल्टी है, स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइन की इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है, और ये कंडीशन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई कहां से आया, इसका प्रूफ नहीं दिया उसने, इसका प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, तो इसका प्रूफ किसने दिया, इसका प्रूफ दिया डी ब्रोगली ने। किसने दिया, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, सो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसे हम स्टेशनरी वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव। याद रखना वर्ड में क्या बता रहा हूं, कंसीडर द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एज अ स्टेशनरी वेव। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, स्टेशनरी वेव है। ठीक है, सो अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट इज इक्वल टू 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ। पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो इट इज नथिंग बट 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ, 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ। फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है मींस 2 पाई आर फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये 2 टाइम्स सेकेंड ऑर्बिट में, तो ट्वाइस द डी ब्रोगली ऑफ वेवलेंथ। सो 2 पाई आर, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कल में है ना, सो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 वेव, फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो 4 वेव। तो इस तरह कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ, 2 ऑर्बिट के लिए 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 डी ब्रोगली वेवलेंथ, 4 ऑर्बिट के लिए 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ऐसे अगर nth ऑर्बिट है, ऐसे अगर nth ऑर्बिट है तो हम क्या लिखेंगे, सो nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 पाई आर एन लिखेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें लिखना है। ये आ गया हमारा पहला कंडीशन, तो इसमें से हम लैम्बडा 2 पाई आर एन लिख दिया। लेकिन हमने लैम्बडा का और एक फॉर्मूला सीखा है, लैम्बडा का 15 चैप्टर में और एक फॉर्मूला हमने सीखा है। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज नथिंग बट लैम्बडा एन इज इक्वल टू हम कहेंगे h बाय p, और p क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम mv। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बस 2 इक्वेशन हमने निकाल दिए, लैम्बडा का 2 पाई आर एंड सेकेंड h बाई p वाला, दोनों को कंपेयर कर लो। तो हम लिखेंगे यहां h बाय mv, या फिर पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू h बाय mv फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। अब mv को यहां लेके आते हैं हम, सो ये होगा m v आर एन, और 2 पाई को वहां लेके जाते हैं हम h 2 पाई। ओके, अब यहां
हमारा एन लैम्बडा है, क्या है, एन लैम्बडा, ठीक है, एन लैम्बडा, और यहां हमारा है लैम्बडा, दोनों को कंपेयर किया, एन टाइम ऑफ एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकेंड के लिए 2, तो एन के लिए एन लैम्बडा होगा, तो यहां हमने एन लैम्बडा हमें अप्लाई करना है, यहां क्या अप्लाई करना है हमें, एन लैम्बडा, तो यहां लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr(n) डिवाइडेड बाय एन, तो यहां हमें एन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं, इक्वेशन 1 यहां आएगा, वो एन सफिक्स में नहीं है, एन मल्टीप्लाई में है, एन क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो अब ये एन वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NH/2π, ठीक है। वन सेकेंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, वन सेकेंड में आपको दिखाता हूं इसको। चलो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एक वेवलेंथ, सेकंड के लिए 2 वेवलेंथ, थर्ड के लिए 3 वेवलेंथ, तो nth ऑर्बिट के लिए n वेवलेंथ, n वेवलेंथ इज इक्वल टू 2πrn, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2πrn अपॉन n, इक्वेशन 1। देन हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या कहता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, दैट इज h/mv, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे सो क्या होगा, 2πrn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू h/mv, h डिवाइडेड बाय mv। देन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, mv यहां चला जाएगा, mvrn इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2π, nh डिवाइडेड बाय 2π, और mvrn इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, हेंस बोर का सेकंड पोस्टुलेट यहां से आया है। ये किसने प्रूव किया, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। सो ये हो गया हमारा डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गया। देन इसके बाद आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसके बाद आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेडियो एक्टिव डीके पे भी। सो रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है, सो नंबर ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई, अगर हमने नहीं लिया नंबर ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई, तो वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, रेडियो एक्टिव डीके होते जाते हैं। अब इसका फॉर्मूला मैं इजीली बता देता हूं आपको। सो इनिशियल जो नंबर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनिशियल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी एंड डीटी। तो जो भी हमारा नंबर डीके हो रहा है, इनिशियल नंबर डीके हो रहा है, तो जो भी डीके हो रहा है वो इनिशियल नंबर और टाइम पे डिपेंड करता है। डीके हो रहा है तो माइनस, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt, इनिशियल नंबर एंड टाइम, इनिशियल नंबर और टाइम। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो यहां एक कांस्टेंट आएगा लैम्बडा। अब जस्ट स्टेप में आपको बताता हूं, अब यहां से dt को इस तरफ लेके आना है, dt को इस तरफ, तो ये आएगा dn डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, n वाले टर्म एक तरफ लेते हैं, किसको, n वाले टर्म, तो यहां से nt, dn के साथ n वाला टर्म nt, और यहां बचेगा माइनस लैम्बडा dt, ठीक है। क्या किया हमने, जैसे इंटीग्रेशन करते n वाले टर्म एक तरफ, dt वाला टर्म एक तरफ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो देखो हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेट करने के लिए क्या आया है, dn बाय nt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt। अब इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेट dn nt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt। कहां से शुरू होगा, टाइम 0 to t, तो इनिशियल नंबर हमारा n0 था, n0 से हम जाएंगे nt की तरफ, ठीक है। अब हमें 1/n का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है 1/n का इंटीग्रेशन ln ऑफ nt, यहां हम लिमिट पुट कर देंगे n0/nt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। अब लॉग में पुट कर दो ln ऑफ अपर लिमिट nt माइनस ln ऑफ n0,
इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। अब माइनस है सो ln अगर कॉमन आ जाएगा तो ln इज इक्वल टू ln nt अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। अगर लॉग को हटा दिया हमने तो क्या होगा, nt बाय n0 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्बडा टी एंड nt इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला डी के लॉ, ये आ गया हमारा डी के लॉ। ठीक है, डी के लॉ इजी है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए इनिशियल नंबर से जो एटम थे, सपोज 100 थे हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम, उसको 50 होने के लिए मींस हाफ होने के लिए, अगर 200 रहेंगे इनिशियल रेडियो एक्टिव एटम तो उसको 100 होने के लिए, तो इनिशियल नंबर से हाफ होने के लिए जो भी हमें टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो हम कहेंगे नाउ nt इज इक्वल टू इनिशियल नंबर का क्या होना है, हाफ होना है। उसके लिए टाइम कितना लगेगा, इसके लिए टाइम लगेगा t हाफ। तो अब हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, दैट इज nt इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, nt का वैल्यू कितना है n0 बाय 2, t का वैल्यू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ। सो n0 n0 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस है, सो e रेस टू लैम्बडा टी हाफ, टी क्या हो जाएगा हमारा, टी हाफ। देन रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, e लैम्बडा टी हाफ इज इक्वल टू 2 एंड लैम्बडा टी, e को निकाल दो तो यह आएगा ln ऑफ 2 एंड t हाफ इज इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ। ओके, इसका वैल्यू आपको पता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, सॉरी टी हाफ नहीं, करेक्ट करो यहाँ, अरे हाफ हाफ ही लिख दिया वापस, क्या आएगा लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा, थोड़ा सा जल्दी में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सो हाफ लाइफ के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी है। देन आते हैं ड्यूअल नेचर पे, किस पे आते हैं, ड्यूअल नेचर पे। तो ड्यूअल नेचर अगर हम देखते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें आपको थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। अब कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है और उसके ऊपर डेफिनेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या होता है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक वेवलेंथ, इसमें से डेफिनेशन पूछे जाते हैं। द सरफेस विच इमिट द इलेक्ट्रॉन व्हेन इल्यूमिनेट विद द एप्रोप्रिएट रेडिएशन, तो सरफेस को अगर हम एप्रोप्रिएट रेडिएशन देते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटिव सरफेस। देन द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट होना, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ओके, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आना उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से जो करंट बनता है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देन डेफिनेशन पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सर्टन फ्रीक्वेंसी का लाइट जैसे ही गिरेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, और इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट कर देंगे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग होता है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे क्वेश्चन आता है। देन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट और लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, टू इमिट और लिबरेट। ओके, ये समझ में आ गया। सो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इमिट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो ये डेफिनेशन याद रखने आपको। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक
एक्सपेरिमेंट का सेटअप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सेटअप पूछा जाता है। ऑब्जर्वेशन अभी तक पूछे नहीं गए, तो आपको सेटअप बहुत बार पूछा जाएगा। तो देखो सेटअप में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इसी डायग्राम के ऊपर आपको लिखना है। लैबोरेटरी सेटअप आपको दिखाया है, क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद द क्वार्ट्ज विंडो। ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्ज विंडो है, ठीक है। इसमें एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। इमीटर है, कलेक्टर है, ठीक है। देन इमीटर एंड कलेक्टर कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स, दोनों भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए गए हैं। देन वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है और करंट मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगाया है और पोटेंशियल को चेंज करने के लिए हमने कम्यूटेटर की लगाया है, ठीक है। अब इस की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? व्हेन एनोड पोटेंशियल V इज पॉजिटिव, जब एनोड पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, उसे कहेंगे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एंड व्हेन एनोड पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम करेगा, तो उसे कहेंगे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल। देन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज, सोर्स ऑफ एस इज अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बस आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट आपको 4 पॉइंट में आपको क्या लिखना है? इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन आइंस्टाइन पोस्टुलेट, आइंस्टाइन पोस्टुलेट आपको पूछे जाते हैं। आइंस्टाइन पोस्टुलेट, आइंस्टाइन की थ्योरी भी आपको पूछी जाती है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आती है। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा? अंडर सर्टेन कंडीशन लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। सर्टेन कंडीशन में लाइट क्या है? पार्टिकल है, ओके। एंड इट्स एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब बाय द बंडल और क्वांटा, उसकी एनर्जी बंडल और क्वांटा में रिलीज होती है। उस क्वांटा को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब उस एनर्जी को कैसे कहेंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड E इज अ प्लैंक कांस्टेंट, E इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया। दिस इक्वेशन होल्ड्स ग्रुप फॉर एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए ये इक्वेशन होल्ड्स करता है, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो यहां हमें क्या कहता है? इट सेज दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट फोटोसेल, फोटोसेल के ऊपर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया तो हम करके रखेंगे। या फोटोसेल क्या करता है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे ही लाइट गिरेगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो, सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट ई है, यहां देखो। देन एक लूप, वायर का लूप है जो कलेक्टर है या एनोड है, उसको क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर रखा गया है, क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर रखा गया है। देन उसको बाहर से सप्लाई करने के लिए 2 टर्मिनल है और बाहर से हमने हाई टेंशन बैटरी को लगाया है, बस इतना ही लिखना है। देन वर्किंग, जैसे ही लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ये एनोड की तरफ जाएंगे और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बस छोटा सा वर्किंग है इसका। देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल, एप्लीकेशन ऑफ फोटोसेल देखो, इसका यूज लाइट मीटर में होता है, फोटोग्राफिक कैमरा में होता है, फोटोग्राफिक कैमरा में इसका यूज होता है। देन फोटोसेल इज ऑल्सो यूज इन अ स्विच, स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। अलार्म्स में होता है, देखो वापस वही आपको एप्लीकेशन आ रहे। देन लक्स मीटर में होता है एंड काउंटिंग डिवाइस में भी इसका यूज होता है, काउंटिंग डिवाइस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। देन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो हमने इक्वेशन यूज किया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का, बोर्स का पोस्टुलेट निकालने के लिए, वो यहां से आया था, ठीक है। तो देखो ये भी पूछा जाता है आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या करता है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली ने कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा? वेव, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन बनाया, तो एक तरफ लाइट की प्रॉपर्टी, एक तरफ पार्टिकल की प्रॉपर्टी। तो देखो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये वेव की प्रॉपर्टी है, और एनर्जी एंड मोमेंटम ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। दोनों को डी ब्रॉगली ने कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो एक तरफ पार्टिकल नेचर, एक तरफ वेव नेचर। तो आते हैं पहला फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल टू EC, ये हमने फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। सो पहला फॉर फोटोन। अब फोटोन के लिए अगर डी ब्रॉगली का इक्वेशन आपको पूछा, फोटोन फॉर फोटॉन्स, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, फॉर फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, देयरफॉर P इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, एच न्यू बाय सी। बट हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो ये कट हो जाएगा, तो ये होगा h बाय लैम्बडा। सो P इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। तो एक तरफ मोमेंटम, एक तरफ वेवलेंथ, एक तरफ मोमेंटम, एक तरफ वेवलेंथ, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। सपोज हम यूज करते हैं मास, इफ m इज अ मास ऑफ पार्टिकल, m मास ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के लिए हमें वेव फाइंड आउट करना है, या वेव का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका मास m है। तो सेम फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p इज इक्वल टू h बाय mv, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, पार्टिकल जिसका मास m है उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, फॉर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अरे लेटर्स ही गायब हो रहे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v का फॉर्मूला हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहां से हम v का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू, या v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2e के 2 यहां चला गया डिवाइडेड बाय m, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e के डिवाइडेड बाय m। देखो यहां से फॉर्मूला फाइंड किया वेलोसिटी का एनर्जी के टर्म में। अब लैम्बडा के टर्म में इसको पुट करते हैं, लैम्बडा की जगह यहां उसको पुट करते हैं। देयरफॉर वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या आएगा, अब वेवलेंथ को एनर्जी के साथ कंपेयर करते हैं, h डिवाइडेड बाय m, v का फॉर्मूला 2e k बाय m, एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा h बाय m 2e के। अब देखो m अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h, ये देखो यहां m है, सो यहां अंडर रूट m 2m स्क्वायर e के, 2m स्क्वायर e के, रूट में चला गया, m हमारा रूट में चला गया तो स्क्वायर हो गया, तो यहां हम एक m को कट कर देंगे। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2m e के। वेवलेंथ और एनर्जी को हमने कनेक्ट कर दिया, वेवलेंथ और एनर्जी को हमने कनेक्ट कर दिया। अगर हम चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं, फॉर चार्ज q, एनर्जी का फॉर्मूला होता है qv, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है qv, एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2m qv। बस इतना पुट करके जाना है। अभी ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो लेक्चर के लिए टाइम लगेगा, और इतना प्रिपेयर करने को हमारे पास टाइम नहीं। तो ये स्टेप याद रखते जाओ, किसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का वैल्यू क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन E चार्ज इज इक्वल टू E। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो h डिवाइडेड बाय 2m ev, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला। अगर सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे, h का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनली इक्वेशन मिलेगा 1.228 अंडर रूट v। ये इलेक्ट्रॉन से जो वेव बनता है, इलेक्ट्रॉन से जो वेव बनता है उसका ये फॉर्मूला है, उसका ये फॉर्मूला है। अब ये जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था वो थ्योरेटिकल था, उसको प्रूव किसने किया, तो उसको प्रूव किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट अभी तक पूछा नहीं गया था, बहुत पहले पूछा जाता था, अभी पूछा नहीं गया है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम का कंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो यहाँ उसको कॉलीमेटेड बीम बनाने के लिए यहाँ एनोड लगाया है, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और वो निकेल क्रिस्टल पे इंसिडेंट करते हैं। जैसे ही निकेल क्रिस्टल पे इंसिडेंट करेंगे वहां से वो स्कैटर होंगे, और स्कैटर होने के बाद यहाँ एक डिटेक्टर लगा गया है स्केल पे, और उस डिटेक्टर पे हम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए
डिटेक्टर के साथ गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो जैसे हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो हमें जो पैटर्न मिलता है वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है। किसका मिलता है? डिफ्रैक्शन। एंड डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की है। अब बीम तो इलेक्ट्रॉन का है और वो वेव जैसे बिहेव कर रहा है, तो अगर हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से उसका वेवलेंथ निकाला तो कितना आया? 0.167, और एक्सपेरिमेंटल से हमने इसका वैल्यू निकाला तो 0.165। दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ट्रू है। इलेक्ट्रॉन भी वेव जैसे बिहेव करता है तो मैटर को भी ड्यूअल नेचर होता है। ये समझ में आ गया? देन आते हैं एसी सर्किट पे। देन आते हैं हम एसी सर्किट पे। ठीक है, एसी सर्किट, ये भी चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें भी बहुत मीन्स जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें भी ये भी लिमिटेड कुछ क्वेश्चन है, उतने ही क्वेश्चन आप करके जाओगे सो बेटर होगा। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं लिखते। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एवरेज एंड मीन वैल्यू। तो पहले मीन वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो याद रखो मीन वैल्यू सिर्फ हाफ साइकिल में निकालते हैं। कितने साइकिल में? हाफ से, मीन 0 to पाई, 0 to पाई। अब हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब देखो I0 E0 कांस्टेंट है तो ओमेगा टी, तो हमें किसका एवरेज निकालना पड़ेगा? हमें एवरेज निकालना पड़ेगा साइन का। किसका एवरेज निकालना पड़ेगा? साइन का। तो हम साइन का एवरेज निकालते हैं। देयरफॉर एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल पे हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लेते हैं साइन थीटा। ओमेगा टी की जगह क्या लेते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ साइकिल 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। नंबर से डिवाइड करते हैं ना, नंबर से डिवाइड करते हैं। अब इसका वैल्यू हमें पता है, साइन का वैल्यू क्या होता है? माइनस कॉस थीटा 0 पाई डिवाइडेड बाय पाई। अगर हम दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 बाय पाई, एंड दैट इज इक्वल टू 0.637 कितना आता है? 0.637। ये साइन का वैल्यू आता है। देयरफॉर हमारा ई एवरेज क्या होगा? ई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.367 E0, और आई एवरेज क्या होगा? आई एवरेज इज इक्वल टू 0.367 I0। साइन की जगह हमने पुट कर दिया, तो ये आता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हाफ साइकिल लिया जाता है, क्योंकि फुल साइकिल में वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। फुल साइकिल में वैल्यू क्या आता है? 0। ये याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना आता है? 0, इसलिए हाफ साइकिल में लिया जाता है। देन अब अगर हमें फुल साइकिल में वैल्यू लेना है, फुल साइकिल में, तो फुल साइकिल में हम वैल्यू नहीं ले सकते 0 to 2 पाई, क्योंकि अगर हम सब वैल्यू को, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम क्या देंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या लेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे? आई स्क्वायर RMS। तो करंट का पहला स्क्वायर करेंगे एंड देन उसका रूट लेंगे, तो उसे हम कहते हैं RMS वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं? RMS वैल्यू। तो पूरे साइकिल में 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा, आई स्क्वायर हम क्या लेंगे? डी थीटा, और पूरा साइकिल है डिवाइडेड बाय 2 पाई। तब हमारे पास आई का वैल्यू पता है 0 to 2 पाई। आई स्क्वायर का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या होता है? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसमें से बाहर क्या आएगा? आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। साइन का हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या यूज करते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 पाई भी बाहर आ जाएगा डी थीटा। चलो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो आई स्क्वायर आर एम एस, अरे लेटर क्यों गायब हो रहे? आई स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर 4 पाई। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब याद रखो ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 पाई। क्या आएगा? 2 पाई। ये याद रखना है आपको शॉर्ट में, तो पाई पाई कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I0 स्क्वायर बाय 2, I0 स्क्वायर बाय 2। तो अब अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या आएगा? RMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2, एंड √2 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 इज नथिंग बट 0.707 I0।
I0, ये हो गया आरएमएस वैल्यू। और ईएमएफ के लिए E इज इक्वल टू 0 पॉइंट या E0 डिवाइडेड बाय √2, सिमिलरली 0.707 E0। ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू। क्या आ गया? आरएमएस वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस एसी डीसी के लिए सेम होता है, रिएक्टेंस एसी डीसी के लिए सेम नहीं होता। एसी डीसी के लिए सेम नहीं होता रिएक्टेंस, ठीक है। देन इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दो टाइप के रिएक्टेंस होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों का वैल्यू आपके पास है, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL और XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। देन उसके बाद रेजिस्टेंस, ये करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है, और ये करंट को अपोज नहीं करता, करंट को अपोज नहीं करता। अब रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का कन्वर्जन हीट में करके उसको डेसिपेट करता है, मींस एनर्जी क्या करता है? लॉस करता है। रिएक्टेंस एनर्जी को लॉस्ट नहीं करता, वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देन एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये तीन डायग्राम याद रखने, ये तीन डायग्राम याद रखने, उससे फेजर ड्रॉ करना है। तो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, और तीन जगह हमारे पास वोल्टेज अलग अलग दिया है। रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है? I0I, इंपेडेंस इंडक्टर का रेजिस्टेंस I0XL, और कैपेसिटर का वोल्टेज हमारे पास दिया है I0XC। तो हमारे पास ये तीन वोल्टेज दिए गए हैं। अब हमें इंपेडेंस का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? इंपेडेंस का वैल्यू। उसके लिए हम पहले फेजर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आपको फॉर्मूला बनाना है। तो सिंपली पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फेजर डायग्राम के लिए ये याद रखना है, इंडक्टर के लिए EL ऊपर, C के लिए EC नीचे, और I के लिए सेम। तो फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करना है तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारा करंट, उसी डायरेक्शन में ER, ऊपर हमारा क्या है? ऊपर हमारा EL, यहाँ EC। अब देखो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ, दैट इज EL माइनस EC। इस पॉइंट को हम कहेंगे B, इसे O और इसे कहेंगे A। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ, ये आएगा हमारा रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये होगा हमारा E। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसको कहेंगे हम ओके। सो ओके इज इक्वल टू, हमें पता है ओके इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर एडिशन। ओके इज इक्वल टू क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, या फिर हम कहेंगे इसको OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारा? OA स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। OA स्क्वायर इज नथिंग बट ER, तो यहां हम पुट कर देंगे ER स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा? OB स्क्वायर इज नथिंग बट EL माइनस EC, EL माइनस EC स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास, और ओके का वैल्यू क्या है हमारा? E, ओके का वैल्यू है हमारा E। अब देखो हमारे पास ER, EL और EC का वैल्यू है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ER, EL और EC का वैल्यू पुट कर दो। तो यहां हम पुट कर देंगे, सो E इज इक्वल टू अंडर रूट I0 स्क्वायर R प्लस I0 XL माइनस I0 XC स्क्वायर। अब इसमें से I0 बाहर आ जाएगा, I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, I0 स्क्वायर बाहर आ गया, रूट से बचा क्या? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, एंड ये हमारा आएगा, इसको E0 कहते हैं हम, क्या कहते हैं? E0, मैक्सिमम E0 कहते हैं, ठीक है। सो अब हमारा E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। बस इतना ही आपको करना है। और
वोल्टेज अपॉन करंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का काम यहाँ कौन करता है, इंपीडेंस, तो यहाँ हम इसे कहेंगे Z, इसे हम क्या कहेंगे, Z इंपीडेंस। तो ये आ गया Z का वैल्यू, ये आ गया हमारा Z का वैल्यू। शॉर्ट में सिर्फ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके ऊपर पाइथागोरस जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पाइथागोरस जैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देन इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम एंगल भी फाइंड करेंगे, या ये एंगल होगा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ये लेंगे फाई एंगल। सो tan phi इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या होगा, AK बाय एडजेसेंट OA। अब AK इज नथिंग बट OB डिवाइडेड बाय OA। अब OB का वैल्यू क्या है, EL माइनस EC डिवाइडेड बाय ER, ये हो गया हमारा tan phi, एंड देयरफॉर tan phi इज इक्वल टू EL और EC, इसमें से अगर हम वैल्यू पुट करते तो I कॉमन आ जाएगा दोनों में, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय I0R, ये कट हो जाएगा, और tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। तो ये आ गया tan phi का वैल्यू। ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको शॉर्ट में हमने सॉल्व किया है, शॉर्ट में इसको सॉल्व किया है। ज्यादा अगर अभी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शॉर्ट लेक्चर आपको प्रिपेयर करना है फास्ट, तो ये वर्ड याद रखो, इस तरह से की पॉइंट याद रखो, तो आपको अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। देन आपको पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला देखो, मैंने यहाँ टेबल बनाया, ये टेबल अगर आप लर्न करके जाओगे तो डेफिनेटली आप पावर निकाल सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं को। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। तो मैंने आपको वोल्टेज EMF भी दिया है और करंट भी दिया है। रेजिस्टेंस के लिए देखो E और I इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू I, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। जब आप रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करोगे, तो आपको पावर मिलेगा ERMS इंटू IRMS। देन इंडक्टर के लिए E इंटू I करोगे, साइन और कॉस सॉल्व करोगे तो यहां पावर आपको 0 मिलेगा। कैपेसिटर के लिए भी पावर आपको 0 मिलेगा, और LCR सर्किट के लिए भी आपको पावर मिलेगा, लेकिन वो ERMS IRMS क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। पावर अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखना ये दो इक्वेशन का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये टेबल आप याद रखना है, इनको मल्टीप्लाई करके पावर याद रखना है। इंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इंडक्टर के लिए पावर 0 होता है, कैपेसिटर के लिए पावर 0 होता है, रेजिस्टेंस के लिए पावर होता है ERMS इंटू IRMS, और LCR सर्किट के लिए पावर होता है ERMS IRMS cos phi, और cos phi को कहा जाता है पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर। ये समझ में आ गया। तो यहां आपको पावर। देन LC ऑसिलेटर में आपको याद क्या रखना है, ये मैंने 5 डायग्राम निकाले, तो आपको 1 2 3 4 और ये 5 डायग्राम से आप LC ऑसिलेटर को लिख सकते हो, तो पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, इंडक्टर को लगा दिया, तो जैसे जैसे पहले करंट 0 था तो कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी स्टोर थी, कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी रहती है, एनर्जी कैपेसिटर के पास हाफ CV² इतनी एनर्जी रहती है। अब ये एनर्जी किसके पास जाएगी, ये एनर्जी या करंट फ्लो करने लगेगा तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इंडक्टर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एनर्जी किसके पास चली गई, इंडक्टर के पास, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, थोड़ी एनर्जी इंडक्टर के पास चली गई और इंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो सारी एनर्जी किसके पास आ गई, इंडक्टर के पास। तो अब इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई हाफ LI02, इतनी एनर्जी आ गई और कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब इंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर दी, अब कैपेसिटर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वापस करंट जनरेट होगा और करंट की वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपको शॉर्ट में इसको बता दिया, कैपेसिटर डिक्रीज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, अब करंट नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद सीरीज रेजोनेंस सर्किट आपको पूछा गया है, और सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपको पूछा जाता है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपको स्टार्ट करना है Z के वैल्यू से। Z क्या होता है,
आर एक्सएल आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमें क्या करना है, Z को मिनिमम करना है। Z को क्या करना है, मिनिमम। Z को मिनिमम करने के लिए हमें इस टर्म को वैनिश करना पड़ेगा, इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा। तो Z मिनिमम मींस करंट मैक्सिमम करना है, करंट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो करंट को मैक्सिमम करने के लिए और Z को मिनिमम करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। अब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी वाला कंडीशन हमें यूज करना पड़ेगा। अब एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी। देन ओमेगा एक तरफ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी। बट ओमेगा का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एंड एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। सिंपली इतने आपको कीवर्ड याद रखने, इतने कीवर्ड याद रखने हैं बस, क्योंकि शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने आपको कीवर्ड दे दिए, इतना ही की आप सॉल्व करके आओगे, फिर भी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए है, रेजोनेंस ऑकर एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफएल, एफआर का फॉर्मूला क्या आया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये याद रखना है। इंपीडेंस मिनिमम करंट, तो सर्किट प्योरली रेजिस्टेंस है, करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसे कहा जाता है हमें एक्सेप्टर सर्किट, इसे क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल में, नेक्स्ट आते हैं पैरेलल सर्किट में। देखो पैरेलल में दो करंट फ्लो करते हैं, करंट आई आ रहा है, आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किसमें, आई एल और आई एल प्लस आई सी। पैरेलल में दो डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इंडक्टर में करंट आई एल जा रहा है और कैपेसिटर में करंट आई सी जा रहा है। अब इन दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिया है टेबल में। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, देखो टेबल में मैंने आपको फॉर्मूला दिया गया है। ये देखो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिया गया है, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हो। देखो दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ दिए, ठीक है। तो उसी का फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ आंसर लिखते हैं। सो एक्स, इसका वैल्यू ई बाय एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस ई जीरो बाय एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो एक तरफ साइन एक तरफ कॉस। अब दोनों का वैल्यू कॉस आता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, कॉस होता है। इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस, तो ये होगा आई इज इक्वल टू ई जीरो एक्स एल माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ई जीरो बाय एक्स सी कॉस ओमेगा टी। अब इसमें से कॉमन टर्म निकाल लो, इसमें से कॉमन टर्म निकाल लो। तो आई इज इक्वल टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन एक्स सी माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि कॉस माइनस है, कॉस क्या है हमारा, माइनस है, सो माइनस 1 अपॉन एक्सएल आ गया टर्म, एक्सी और एक्सएल, एक्सी और एक्सएल, 1 अपॉन एक्सी और 1 अपॉन एक्सएल, ये आ गया। अब दोनों का वैल्यू, तो अब हमें क्या करना है, करंट को मिनिमम करना है। पैरेलल में करंट क्या होना चाहिए, 0 फॉर I is equal to 0, 1 upon XL minus 1 upon XC और 1 upon XC minus 1 upon XL, 1 upon XC minus 1 upon XL is equal to 0। करंट जीरो करने के लिए इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। एंड XC का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा C minus 1 upon omega L is equal to 0 and therefore omega C is equal to 1 upon omega L। once again omega एक तरफ, omega square is equal to 1 upon LC and omega is equal to under root LC and 2 pi f is equal to 1 upon under root LC and f is equal to 2 pi under root LC। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फॉर्मूला f का। एंड देन वापस रेजोनेंस ऑकर एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इसका फॉर्मूला 2 पाई
1/2 पाई अंडर रूट LC, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। करंट इज मिनिमम, करंट इज मिनिमम, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। देन करंट इंपेडेंस मैक्सिमम होगा, करंट मिनिमम होगा, और ये फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा 4 चैप्टर आज, ये हो गए 4 चैप्टर। बस आपको जो क्वेश्चन दिए गए, जिस तरह से नोट्स दिए गए, उतना ही प्रिपेयर करना है। अभी ज़्यादा सोचना नहीं है कैसे आया, क्योंकि सोचने के लिए टाइम नहीं है, समझने के लिए टाइम नहीं है। जितना दिया है उतना ही आपको करना है। ये पॉइंट अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छे आपको 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, जितना स्टेप दिया है उतना ही लिख के आओगे, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सो अब यहाँ हमारे 4 चैप्टर फिनिश होते हैं। सर ने जैसे कहा अगर आपको और लेक्चर चाहिए और या अच्छे से नोट्स चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तो ये नोट्स आपको प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको ये मेरे नोट्स मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपके कमेंट करते रहो, आपका प्यार देते रहो, तो इस तरह से हम नोट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।